हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज है आपका मैड का डे 3 यानी मेंस आंसर डेली का डे 3, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चंस आपको सुबह दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनका शाम को डिस्कशन करते हैं। सो आज भी हम जो सुबह आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनका डिस्कशन करने वाले हैं, और साथ ही साथ एक जो स्टूडेंट है उसकी भी हम आंसर कॉपी को इवेलुएट करेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए एक आंसर लिखते टाइम। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है दैट सल्तनत रूल्ड बाय द स्वॉर्ड बट सर्वाइव्ड ऑन द इकोनॉमिक रिकॉर्ड। ये कह रहा है कि जो सल्तनत था उसने अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश किया या टेरिटरीज है वो कन्क्वर की थ्रू मिलिट्री पावर। ठीक है, बट वो सर्वाइव कर पाई बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी जो दिल्ली सल्तनत का रूल था वो सर्वाइव कर पाया बिकॉज दे हैव सफिशिएंट रेवेन्यू रिसोर्सेज एट दैट टाइम। इसके बाद कहता है कि एग्जामिन द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के उस टाइम पे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक और जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं वो आपको बताने कि कौन कौन से मेजर्स उन्होंने लिए थे इस रूल को इस्टेब्लिश करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको सर्वाइव करने में। विच ऑफ दीज मेजर्स डू यू फाइंड रेलिवेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इवन टुडे, यानी आपको इनमें से कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं या मेजर्स हैं जो उस टाइम पे लिए गए थे वो आज भी रेलिवेंट लगते हैं आपको। ठीक है, तो वो आपको बताना है। क्लियर है? तो एक बारी हम स्टूडेंट की बेसिकली हम एक जो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रुप में आंसर कॉपी अपनी सेंड करता है उसी की आंसर कॉपी को हम जनरली इवेलुएट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो ये आंसर कॉपी अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी रेवेन्यू प्ले की रोल टू। अब जैसे ये है आपका, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मतलब जो एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चंस को चेक करता है या आपके जो आंसर कॉपी है उसको चेक करता है तो इन दैट केस उसको ज्यादा दिमाग में टेंशन फील ना हो। ठीक है, उसकी नजर जिस भी वर्ड के ऊपर जाए वो आराम से लेजिबल हो, रीडेबल हो। ठीक है, उसको परेशानी नहीं ना आए। अगर उसको थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो इन दैट केस फिर आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग बहुत भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हैंड राइटिंग को ही इंप्रूव करते रह जाओ। हैंड राइटिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको ठीक ठाक समझ में आ जाए वर्ड्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी रेवेन्यू प्ले की रोल टू सक्सेस ऑफ एन एम्पायर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू केटर द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो लिखा है कि अल बिरूनी के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, एक एम्पायर की सक्सेस के अंदर। ठीक है, एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू केटर द नीड ऑफ द आवर। अब ये नीड ऑफ द आवर क्या है, ये थोड़ा सा इसको आप अच्छे वर्ड्स में लिखो तो कुछ, या फिर कुछ प्रॉपर वर्ड्स में लिखो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, बट इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते थे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बेसिकली डील कर रहा है हमारा किससे, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली ही दिल्ली सल्तनत से डील कर रहा है, तो इन दैट केस हम इंट्रोडक्शन में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो है वो रख सकते हैं या फिर दिल्ली सल्तनत का मेंशन एटलीस्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं कि भाई जो दिल्ली सल्तनत था उसने टेरिटरीज को तो कन्कर किया किसके थ्रू, जो अपनी मिलिट्री माइट है उसके थ्रू, बट कन्कर करने के बाद यानी जो भी टेरिटरीज है उनको एनेक्स करने के बाद जो अपना रूल है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर है? समझ गए? तो ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। क्लियर है? वैसे एक इंट्रोडक्शन आपका ये भी दिया हुआ है तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड आपको देखना है कि एग्जामिन द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, तो आपको हेडिंग बनानी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक मेजर्स जो है वो कौन कौन से थे। एंड तीसरी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी कौन सी, कि उनमें से कौन कौन से ऐसे मेजर्स थे जो आज के टाइम पे भी आपको रेलेवेंट लगते हैं। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ गुजरात भी आप डाल सकते हो। तो एक बारी आंसर कॉपी पे हम फिर से चलते हैं एंड देखते हैं कि जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन्होंने लिखा है कि जैसे कोहेरेंट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एंड सुल्तान टॉप पे था, आमिर थे, वजीर थे, काजी थे, दीवान हुआ करते थे,
सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, वजीर है, वर्क इन डिपार्टमेंट, काजी है, हैंडल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए आपके। फिर ड्यूरिंग जैसे अब ये है, अब ये कीन है या रीन है, ठीक है, तो आप जो वर्ड्स है उनको या जो आपके अल्फाबेट्स है उनको अच्छे से बनाइए ताकि वो समझ में आ जाए इजीली, एग्जामिनर है उसको परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये तो ठीक है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। देन एफिशिएंट मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, तो खिलजी के आपको मार्केट रिफॉर्म्स अच्छे से करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे, जैसे जो एस्पियोनाज है, ठीक है, वो सारी सिस्टम जो सुपरवाइजर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे मंडी के अंदर, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन दाग एंड हुलिया सिस्टम जो कि आपका मिलिट्री के अंदर किया गया था, ठीक है, एंड जो आर्मी थी वो भी सैलरी में कैश में उनकी सैलरी दी जाती थी बेसिकली, क्लियर है। देन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो भी रिफॉर्म्स किए थे, जैसे तकवी लोन्स दिए गए थे इरिगेशन के लिए आपका, ठीक है, और जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें जो बलबन के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे दीवाने अर्ज था हमारा, ठीक है। ऐसे ही आप जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे उनके एग्जांपल्स यहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन जो इकोनॉमिक मेजर्स थे उस टाइम पे लिए गए थे वो आप डाल सकते हो, जैसे इकोनॉमिक मेजर्स में आप तकवी लोन्स डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड जो लैंड थी उसको भी मेजर किया गया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि जो लैंड है उसको उसकी हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी है उसके बेसिस के ऊपर कैटेगराइज किया जा सके और उसके बाद उसको टैक्स किया जा सके, क्लियर है। तो जो लैंड था उसको मेजर किया गया था ताकि प्रॉपर जो रेवेन्यू है उसका एस्टिमेट लगाया जा सके कि हमारा जो रूल है, जो हमारा बेसिकली एरिया है जिस पे हम रूल करते हैं, दिल्ली सल्तनत जिस एरिया पे रूल करते थे वहां से कितना मैक्सिमम और मिनिमम रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले जैसे जो रूलर था उसको एक जो आपका जैसे दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड पे तो इतना सिस्टम आया था, उससे पहले जो भी आपका सिस्टम था तो वो लैंड दे दी जाती थी, सामंतवादी प्रथा जिसको हम बोलते थे, बट उस लैंड का एक्चुअल रेवेन्यू कितना आता था उसका कोई आइडिया नहीं रहता था। दैट इज वाई थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहती थी। तो इस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए जो है बेसिकली क्या किया गया था, लैंड को मेजर किया गया था, ठीक है। फिर कुछ जैसे आपके जो पोर्ट्स हैं वो बनाए गए थे, क्लियर है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए थे और मार्केट वगैरह तो आपको पता ही है, मार्केट रिफॉर्म्स वो सारी चीजें की गई थी, ठीक है। तो लगभग सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो ठीक ठाक लिखे हैं इन्होंने। एंड इनका रेलेवेंस टुडे क्या है, रेलेवेंस जो है इनका एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। प्राइस रेगुलेशन, ठीक है, ठीक है। एंड टुडे लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट प्रोवाइड प्राइस रेगुलेशंस, ठीक है। ये जो उस टाइम पे अलाउद्दीन ने रिफॉर्म्स किया था आपके मार्केट रिफॉर्म्स, तो उससे रिलेटेड है, तो आज के टाइम पे भी ये रेलेवेंट है, अच्छा पॉइंट है। एग्रीकल्चर लोन है जिसको हम तक कभी लोन्स बोलते थे उस टाइम पे, आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे एमएसएमई है, पीएम किसान है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, टुडे आईएएस आईपीएस हैव सेम एसेंशियल, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो हम मंडी सुपरवाइजर्स थे, जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप अपने स्टेट के अंदर देखोगे तो इन दैट केस आपको मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट भी देखने को मिलती है। तो वो सारे रिफॉर्म्स उस टाइम पे किए गए थे एंड वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, क्लियर है। अब इसके अंदर जो है वो आप कंक्लूजन का लिखोगे, तो कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, आपका कंक्लूजन जो है इसका मिसिंग है, ठीक है। तो कंक्लूजन आपको ऐड करना है, तो कंक्लूजन क्या करोगे, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, चलो मैं यहीं पे पढ़ लेता हूं। तो कंक्लूजन हमें ऐसा चाहिए कि भाई जो दिल्ली सल्तनत था उस टाइम पीरियड पे इकोनॉमिक एज वेल एज जो मिलिट्री पावर थी उन दोनों के बेसिस के ऊपर जो है उनका रोल इस्टेब्लिश किया गया, सस्टेन हुआ था, ठीक है। और उसका रेलेवेंस से रिलेटेड भी, तो हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत था उसने प्रूव किया था कि जो कोई भी रूल है, मिलिट्री रूल है या फिर कोई भी पॉलिटिकल रूल है, वो तभी आ सकता है जब जो इकोनॉमी है उसको हम कंट्रोल करके रखें या जो रेवेन्यू है उसको हम सस्टेन करके रखें। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। एंड इसी को हम एक्सटेंड करते हुए, ये तो 2 लाइन का हो गया, 1-1.5 लाइन और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कि इसी को हम एक्सटेंड करते हुए
आज के टाइम पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत था उसने प्रूव किया कि भाई जो रूल है कोई भी उसको सस्टेन किया जा सकता है थ्रू एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम विच कैन बी सीन टुडे इन मॉडर्न मार्केट रेगुलेशंस, जो आपके मार्केट रेगुलेशन है, टैक्सेशन की पॉलिसी है, ठीक है, एंड जो मार्केट सुपरविजन है, वो सारी चीजें उसके बारे में हम लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसके अंदर काफी पॉइंट्स आपके दिए हैं, जैसे दीवाने वजारत है, ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो मेन हमारा जो पर्पज है इस वीडियो का, हमारा कंटेंट को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि कंटेंट आपके पास होगा। हमारा डिस्कस करने का मेन पर्पज है कि जो स्ट्रक्चर है वो आपको अप्रोप्रिएट पता चले, इंट्रोडक्शन किस टाइप से लिखना है, कंक्लूजन किस टाइप से लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का एक और की वर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ की है, या उसका कुछ समझने का तरीका है कि इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, उसका एक तरीका है। इंट्रोडक्शन में लगभग जितने भी डायमेंशंस आपसे पूछे गए हैं, उन डायमेंशंस को आप अगर आप मेंशन कर देते हैं कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, तो वो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर, तो वो इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट माना जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बेसिकली सिंपली जो भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड कर देना है, उतना ही आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है भक्ति सेंट्स चोज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड डिड नोट द लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये कह रहे हैं कि जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने लोगों की लैंग्वेज को चुना, ना कि स्क्रिप्चर्स जो कि आपके धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनके लैंग्वेज को चूज किया। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच गिव राइज टू द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, यानी आपको वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो भक्ति मूवमेंट है या सूफी मूवमेंट है, वैसे तो इसके अंदर भक्ति मूवमेंट ही पूछा गया आपसे, तो वो सर्कमस्टांसेस जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का पढ़ते हैं, तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिनकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वैसे ही कौन कौन से आपके सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से भक्ति मूवमेंट का राइज देखने को मिलता है या उसका इमरजेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 4 लीडिंग सेंट्स पोइट्स ऑफ द मूवमेंट, यानी आपको उस टाइम पीरियड के 4 एटलीस्ट फेमस जो भक्ति सेंट्स थे उनके बारे में बताना है। क्लियर है? तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि ऐसा इंट्रोडक्शन जिनके अंदर सारी डिमांड्स पूरी हो जाए क्वेश्चन की, ठीक है, या सारे एस्पेक्ट्स या सारे डायमेंशंस कवर हो जाए। पहली बात तो हम लैंग्वेज का एस्पेक्ट लेंगे, दूसरा सर्कमस्टांसेस का एस्पेक्ट लेंगे, तीसरा हम ये जो सेंट्स हैं उनका हम एग्जांपल ले लेंगे 1-2 का। ठीक है, तो हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है उसने जो है चूज किया, यानी भक्ति मूवमेंट चोज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल या यूज द वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, या फिर एक और हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है वो इमर्ज्ड हुआ अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेंस, जो प्रीस्टली ऑर्थोडॉक्सी थी या डोमिनेंस थी उस टाइम पे, रिचुअलिज्म उस टाइम पे चल रहा था, कास्ट इनइक्वालिटीज या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसके अगेंस्ट में राइज हुआ, जिसने चूज किया क्या? वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो हमारे 2 एस्पेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ सेंट्स के आप नाम डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जैसे एकनाथ है, तुकाराम है, गुरु नानक है, मीराबाई। क्लियर है? तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इन दैट केस जो इंट्रोडक्शन है वो होगा कि भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ये शॉर्ट वर्ड नहीं लिखना है आपको, ये कंप्लीट वर्ड लिखना है। मैं थोड़ा स्पेस की वजह से शॉर्ट वर्ड्स लिख ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं। ये भक्ति मूवमेंट इमर्ज्ड एज, कैसे इमर्ज हुआ? एक हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है या फिर स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स मूवमेंट है, रिफॉर्म मूवमेंट है अगेंस्ट रिचुअलिज्म, ठीक है, या फिर
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीस्टली ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, इट प्रेफर्ड वर्नाकुलर ओवर संस्कृत या स्क्रिप्चर लैंग्वेज फॉर, या फिर इट्स प्रोपाउंडर्स यूज्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज ओवर जो आपका संस्कृत थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गुरु नानक है, मेरा भाई है, ठीक है, क्लियर है, वल्लभाचार्य है, उनका एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है, तो आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपके सारे एस्पेक्ट आ गए, लैंग्वेज का भी आ गया, सर्कमस्टांसेस भी आ गया, तो हमने लैंग्वेज का भी कवर कर लिया, सर्कमस्टांसेस भी आ गए हमारे, एंड एक दो जो सूफी सेंट्स है, सॉरी जो भक्ति सेंट्स है, उनका भी हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। क्लियर है, तो बाकी अब मेन बॉडी में कौन कौन सी हेडिंग मिलेगी, तो आपको एक्सप्लेन करना है जो सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से जो बुद्धि सॉरी जो भक्ति मूवमेंट है उसका राइज हुआ। क्लियर है, दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 लीडिंग सेंट्स। ठीक है, तो 4 जो लीडिंग सेंट्स है उनका कंट्रीब्यूशन आपको लिखना है। तो 2 हेडिंग्स बनेगी, जैसे आप बना सकते हो ये क्यों अराइज हुआ, बेसिकली ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे, ठीक है, जो संस्कृत थी वो लैंग्वेज जो स्क्रिप्चर की हुआ करती थी उसको बाकी मासेस से दूर रखा गया था, यानी जो ऑर्डिनरी मासेस थे उनको अलाउड नहीं था कि वो स्क्रिप्चर्स को पढ़े या जो वेदा है उनको पढ़े। क्लियर है, फिर अराइवल ऑफ इस्लाम था, इस्लाम एडवोकेट करता था फॉर इक्वालिटी, ठीक है, एंड जो मोनोथीज्म है उसके बारे में, एंड उसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट है वो भी आपका स्टार्ट हो चुका था इन सदर्न इंडिया 7th 8th AD के आसपास, एंड धीरे धीरे फिर वो आपका नदर्न इंडिया में भी एक्सपेंड हुआ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हुआ करता था, जैसे निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हो। एंड कुछ इसके फीचर्स थे, कैरेक्टर्स थे, जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे, ठीक है, वुमेन सेंट्स भी थे, इंक्लूसिव ये आपका मूवमेंट था, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं था, मतलब सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक ही लिमिटेड नहीं था, ये इंक्लूसिव था, सारे सेक्ट्स जो थे, सारे कास्ट के लोग जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फिर आपको सेंट्स है, जैसे कबीर है, इनके दोहे, निर्गुण भक्ति, ठीक है, गुरु नानक, फिर मीराबाई है, चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है, कृष्ण भक्ति, वो सारे आप लिख सकते हो। फिर गुजरात के एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपका नरसिंह मेहता है और आपके जो वल्लभाचार्य है, पुष्टि मार्ग जिनका था, वो एग्जांपल आप दे सकते हो। क्लियर है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो भक्ति मूवमेंट था वो एक सोशल कॉन्सिक्वेंस था, ठीक है, यानी उसका जो ओरिजिन है वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हम ट्रेस कर सकते हैं, जिसने डिग्निफाई किया जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको, एंड क्वेश्चन किया जो बर्थ बेस्ड हायरार्किकल सिस्टम जो आपका बनाया गया था गुजरात में और थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट था उसने एक अल्टरनेट वे ऑफ डिवोशन जो है लोगों के सामने रखा, जो कि आपका बिल्कुल डिफरेंट था फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑर्थोडॉक्सी जो प्रीस्टली क्लास के द्वारा दिया गया एक तरीके से वर्जन था उससे। ठीक है, नेक्स्ट है द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द कंट्री डिसाइड्स द फेट ऑफ इट्स फार्मर्स। ये कह रहे हैं कि जो एक कंट्री है उसका रेवेन्यू सिस्टम ही डिसाइड करता है कि उसके फार्मर्स यानी उसके किसानों की जो किस्मत है वो कैसी होगी। तो आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, एनालाइज द चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम फ्रॉम मुगल पीरियड टू द ब्रिटिश पीरियड। अब आपको ये क्वेश्चन है, इसको समझना होगा कि क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन डिपेंड करती है किस टाइप की पॉलिसीज उस टाइम पे लाई जा रही है, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस टाइम की या रेवेन्यू पॉलिसीज जो लगान उस टाइम पे लिया जाता था वो पॉलिसीज डिसाइड करते कि फार्मर की कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, अगर पॉलिसीज अच्छी होंगी या कम रेवेन्यू वसूला जाएगा उनसे, तो इन दैट केस जो फार्मर्स हैं उनकी बेसिकली जो कंडीशन है वो अच्छी होगी। अगर उनसे ज्यादा रेवेन्यू लिया जाएगा तो इन दैट केस जो उनकी कंडीशन है वो बेकार हो सकती है। अब इसमें आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछा गया है कि एनालाइज करो चेंजेस को इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम फ्रॉम मुगल पीरियड टू ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपकी ये बन जाएगी कि जो चेंज आया था एडमिनिस्ट्रेशन में एंड रेवेन्यू सिस्टम में
मुगल टाइम पीरियड पे और ब्रिटिश टाइम पीरियड पे उसको आपको एक तरीके से कंट्रास्ट दिखाना है कि पहले ये हुआ करता था, अब ये हो गया। ठीक है, मुगल टाइम पे और ब्रिटिश टाइम पे। दूसरा, इसका इंपैक्ट जो है वो फार्मर्स के ऊपर कैसे पड़ा। ठीक है, क्लियर है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन गुजरात, कि जो उनका इंपैक्ट है वो गुजरात पे कैसे पड़े, गुजरात का आपको स्पेसिफिक रीजन देना है। तो इसका एग्जांपल आप लिखोगे, या सॉरी इसका जो इंट्रोडक्शन है एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उनकी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज या रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो मुगल से कैसे डिफरेंट थी, और उनका फार्मर के ऊपर एज वेल एज ओवरऑल कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा वो आपको बताना है, और साथ ही साथ जो गुजरात है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो एक बेसिक डिफरेंस था मुगल की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, और जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसके अंदर। ठीक है, हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो का वो जो रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स के द्वारा लाया गया था वो का वो रखा था, बट उसके अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए थे। सिस्टम तो वही था, लगान लेने का, रेवेन्यू लेने का, बट मेजर प्रॉब्लम क्या थी, मेजर प्रॉब्लम थी कि जो वो रेवेन्यू असेस किया जाता था वो उसका यूज कैसे होता था। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो मुगल्स थे उन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम लाया था उसके थ्रू जो भी पैसा आपका क्रिएट होता था या मनी जो भी आपका रेवेन्यू के फॉर्म या टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था वो इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट होता था। बट ब्रिटिशर्स की जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसके चलते इंडिया के जो पैसा था वो बाहर ड्रेन हो रहा था, जिसको आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी कहते हो। क्लियर है, समझ गए। तो इसमें यही कहा गया कि जो मुगल्स थे उन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर या एम्पायर खड़ा किया था, ठीक है, उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा जो भी आपका रेवेन्यू वसूला जाता था वो जो रेवेन्यू था वो री इन्वेस्ट हो जाता था कहां पे, इंडिया के अंदर। बट जो कॉलोनियल स्टेट था उसने वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो अपने पास वैसा ही रखा, ठीक है, असेसमेंट का, बट जो पर्पस था मनी का, सरप्लस का, वो चेंज कर दिया। अब सरप्लस जो है वो आपका कंट्री के बाहर जाने लगा। क्लियर है। फिर इसके अंदर देखोगे हम देखेंगे हेडिंग का कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या जो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स थे वो क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुगल टाइम पीरियड की बात करेंगे कि वहां पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। जैसे मनसबदारी सिस्टम था, वहां पे आपको जात और सवार देखने को मिलता है, जागीरदारी सिस्टम भी था। ठीक है, क्लियर है। और यही जो है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पे कैसा सिस्टम हो गया था, उस टाइम पे ये इजारेदारी या फिर जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फार्मिंग के टाइम पे हो गया था। ठीक है, और जमींदारी सिस्टम जो है, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म जिसको हम बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। मुगल्स के टाइम पे टोडरमल का जब्त, ठीक है, या फिर दासाला सिस्टम था, बंदोबस्त, वो आपका, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कंटेंट तो आपको पता ही होगा। फिर टेरिटरी डिवाइडेड थी, जैसे ऊपर जो था सबसे पहले किंगडम हुआ करता था या एम्पायर हुआ करता था मुगल्स का, उसके नीचे जो था सूबा जिसको हम प्रोविंस बोलते थे, जिसका एक सूबेदार गवर्नर हुआ करता था, देन सरकार उससे नीचे, ठीक है, देन सबसे छोटे लेवल पे आपका परगना, ठीक है, एंड उसके नीचे अमिल है, कानूनगो है। कानूनगो अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में जो कानूनगो की पोस्ट है वो आपकी रेवेन्यू ऑफिसर टाइप में ही होती है। ठीक है, क्लियर है, पटवारी टाइप में कानूनगो इसको ही बोलते हैं। तो पटवारी का जो पोस्ट है वो उस टाइम पे कानूनगो कहा जाता था। आज भी किसी किसी स्टेट के अंदर इसको कानूनगो अभी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका जैसे दरोगा है, वो सारी चीजें आपका है ही। फिर मुगल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मुगल इकोनॉमी जो थी रुपया बेस्ड थी। ठीक है, सिल्वर रुपया जो था, उसके अलावा टेक्सटाइल सेंटर्स थे हमारे, कारखाना हुआ करते थे। ठीक है, और ये सारी चीजें। ब्रिटिशर्स आए थे 1612 में, उन्होंने एक सूरत के अंदर फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी। कमेंट करके बताइए कि कौन वो था जिसने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो बस यही है। इसके अलावा ये जो थी, जैसे हमने देखा टोडरमल की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, मेजरमेंट की, मनसबदारी सिस्टम था, और आपका ये सिल्वर रुपया का जो सिस्टम था, उससे पूरी इकोनॉमी कंट्रोल होती थी। ठीक है, बट जो ब्रिटिशर्स आए थे, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो पॉलिसीज लाई गई थी, वो पॉलिसीज बेसिकली 3 पॉलिसीज थी। एक तो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया के अंदर था,
ठीक है, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इन एरियाज के अंदर आपका परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया था। फिर रियोतवारी है और महलवारी सिस्टम है। तो रियोतवारी जो था वो आपका सदर्न इंडिया के अंदर लाया गया था। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो पीजेंट से ही रिलेट करता था, यानी जो भी टैक्सेशन है वो डायरेक्टली पीजेंट से ही लिया जाता था या रेयोत से लिया जाता था। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो है जमींदार स्टैब्लिश करे गए थे। देन आपके महलवारी सिस्टम, महलवारी में जो है ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया जाता था एंड देन वो एक महल की तरह काम करता था और वहां से लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, फिर इन सब चीजों का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? इन सब चीजों का कंसिक्वेंसेस हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये जो थ्योरी है ये काफी लोगों ने दी थी, जैसे आपका दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, आरसी दत्ता थे, उन्होंने ये जो थ्योरी है वो दी थी। फिर गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो एविडेंसेस हमें दिखते हैं किसके, इनके कॉलोनियल पॉलिसी के। तो जैसे अगर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उस टाइम पे अमेरिकन सिविल वॉर चला था। ठीक है, तो उस टाइम पे अमेरिकन सिविल वॉर चला था, तो अमेरिका से जो कॉटन की सप्लाई वो बंद हो गई थी बाकी जगह पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो गुजरात है वहां पे जो किसान थे उनको लोन दिया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉटन जो है उसको ग्रो कर सके। ठीक है, तो एक कॉटन बूम की वजह से हमने, या हम कह रहे हैं कि हमने, जो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उसने गुजरात के अंदर बेसिकली क्या किया था, वो आपके क्रॉपिंग पैटर्न इस्टेब्लिश किए थे जिसके अंदर कॉटन बेल्ट्स लगाई गई थी। तो वो आज भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, क्लियर है? तो कंक्लूजन जो है इसके अंदर, ये आपका एक तो एक कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। बट एक और कंक्लूजन इसका हो सकता है कि जो मुगल टाइम पीरियड था उसके टाइम पे जो टैक्सेशन था या रेवेन्यू पॉलिसी जो थी वो फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। यानी इन केस ऑफ कोई फसल खराब हो गई या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या फिर सूखा पड़ गया, ड्रोट हो गई, फेमाइन आ गया, तो इन दैट केस जो आपका रेवेन्यू था उसको एडजस्ट कर लिया जाता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो टैक्सेशन की पॉलिसी थी या रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी, रिजिड हो गई थी। एंड इवन इन द केसेस ऑफ फेमाइन उस पॉलिसी को या उस रेवेन्यू को कट नहीं किया जाता था। जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जैसे चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, तो इन सब जगह पे आप देखते हो कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे डिस्पाइट द फेमाइन लाइक सिचुएशन या डिस्पाइट द ड्रोट लाइक सिचुएशन, उन्होंने जो रेवेन्यू है उसके अंदर कोई भी कटौती नहीं करी, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे उन्होंने ओवर द टाइम क्या है प्रोटेस्ट किया। क्लियर है? समझ गए? तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।